नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज सुबह सुबह एक बड़ी घटना हुई, जिस घटना में देश के एक नामी और लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक हवाई हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड यानी पीएसओ और उनके असिस्टेंट, एक क्रू मेंबर और दो पायलट, एक लेडी पायलट और एक जेंट्स जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, वो सारे लोग भी इस हादसे का शिकार होकर हम सभी से दूर चले गए। अब इस घटना के बाद लाजमी तौर पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये हवाई हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही। जाहिर है सारे लोग ये सच जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो सच जानेंगे नहीं तब तक इस तरह के हादसे भविष्य में न हो या कम हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस हवाई हादसे की भी, इस एयर एक्सीडेंट की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि इस हवाई हादसे के पीछे कोई साजिश है, कोई ऐसी साजिश जिसमें जानबूझकर इस एरोप्लेन को गिरा दिया गया? ऐसा कहना किसी भी मामले में वक्त से पहले किसी नतीजे पर पहुंचने वाली बात होगी। इंग्लिश में जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जंपिंग टू द कंक्लूजन। तो उस कंक्लूजन की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जांच हो रही है और जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सच आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तो सैबोटेज यानी साजिश है, जानबूझकर हवाई हादसा कराया गया है, तो दोषी लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं, ये एक्सीडेंटल ही है, तो अगर एक्सीडेंटल मामला है तो उस एक्सीडेंट को फ्यूचर में कैसे अवॉइड किया जाए, उसके लिए इंतजामात किए जाने चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। लेकिन एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हवाई हादसे पर जो कुछ कहा है वो दहलाने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ममता बनर्जी का ये साउंड बाइट ज़रूर सुनिए, जिसमें वो सड़क के किनारे खड़ी होकर अपने चिरपरिचित अंदाज में हाथ में माइक लेकर इस मामले को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले आप ममता बनर्जी की वो स्पीच, वो बाइट सुनिए। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. तो सुना आपने, ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि सारी एजेंसीज को खरीद लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई हैं सारी एजेंसीज, और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की या रिटायर्ड जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा वो और किसी भी एजेंसी पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। इसी के साथ वो ये भी कहती हैं कि अजित पवार अभी तो महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी के साथ हैं, सरकार में हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अजित पवार शायद रूलिंग पार्टी का साथ छोड़कर अपने मूल पार्टी यानी अपने चाचा की जो पार्टी है शरद पवार की, उसके साथ वो जॉइन हैंड्स करने जा रहे थे। इन बातों का ऐसे मौके पर जिक्र करना क्या इशारा करता है? जाहिर है वो इशारों ही इशारों में कुछ कहना चाहती हैं और हम सारे लोग इतने समझदार तो हैं कि उस इशारे को समझ पाएं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी किस आधार पर यह बात कह रही हैं। अभी तो ये हवाई हादसा हुआ है और बहुत इनिशियल स्टेज में जांच है। डीजीसीए ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और एयर एक्सीडेंट की जांच करने वाली एजेंसी उस फ्लाइट ऑपरेटर के ऑफिस से लेकर सीन ऑफ ऑकरेंस तक, जहां पर यह घटना हुई है, वहां तक की खाक छान रही है, सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और उधर ममता बनर्जी ये इशारा कर रही हैं कि इस मामले में कोई गहरी साजिश है, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रही हैं और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि क्या जो ममता बनर्जी कह रही हैं उस बात में कोई दम है? क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अजीत पवार जिस फ्लाइट में बैठे थे उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ कैसे और कौन कौन से संभावित वजहें, संभावित कारण अब तक सामने आए हैं। और इन चीज़ों को सुनने के बाद आप खुद भी इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर यह एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा। हालांकि ये सिर्फ बाहर से जो तथ्य सामने आए हैं, सुनी सुनाई बातों के हवाले से जो बातें अब तक सामने आई हैं वो है, क्योंकि जांच तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। ब्लैक बॉक्स का रिकवर होना, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ब्लैक बॉक्स भी रिकवर नहीं हुआ है। ब्लैक बॉक्स का रिकवर होना ऑफ कोर्स वो हो जाएगा, क्योंकि जो टेल पार्ट है उस फ्लाइट का, उस एरोप्लेन का, वो मैंने देखा वो इंटैक्ट है, तो ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। कोई पानी वानी जैसी जगह या कोई बहुत जंगली इलाका, घने जंगलों वाला इलाका नहीं है, तो ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि लास्ट मोमेंट पर पायलट्स की आपस में क्या बातचीत हो रही थी। अगर रडार से उस फ्लाइट का संपर्क टूटा तो क्यों टूटा। पायलट ने एक बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गए थे, फिर दोबारा उन्होंने लैंड कराने की कोशिश की। पहली बार ऐसी कौन सी दुश्वारी आई कि वो लैंड नहीं करा पाए। ये सारी बातें जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा और जब उसकी जांच होगी तो ये सारी बातें पता चलेंगी। मुझे लगता है कि हमें धैर्यपूर्वक उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आइए जल्दी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी फ़्लाइट में थे और उस फ्लाइट को लेकर, उस एक्सीडेंट को लेकर कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं। जिस फ्लाइट में वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने उस सफ़र की शुरुआत मुंबई से की थी। मुंबई से बारामती उनको जाना था। ज़िला पंचायत के और पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं, उसके चुनाव प्रचार के सिलसिले में, और वो लियरजेट 45 मॉडल की एक प्लेन है, बल्कि कंपनी की एक प्लेन है, मतलब मॉडल की, उस फ्लाइट में वो ट्रैवल कर रहे थे। इसमें तकरीबन 7-8 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और जैसा कि आपने सुना, फ़्लाइट में जितनी कैपेसिटी है उससे कम ही लोग थे, यानी 5 लोग थे। कोई ओवरलोडेड या ज़्यादा वज़न कैरी करके ले जाने वाली बात भी इसमें सामने नहीं आई है। और इस प्लेन को दिल्ली की है कंपनी VSR वेंचर्स, साउथ दिल्ली में जिसका ऑफिस है, वो इस प्लेन की मालिकाना कम हक रखती है, वो मालिकाना है उस कंपनी के पास, और उसी कंपनी की ये प्लेन है जिसको अजीत पवार ने और उनकी पार्टी ने हायर किया था चुनाव प्रचार के सिलसिले में। और ये जो फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट काफ़ी सेफ़ मानी जाती है, काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। डबल इंजन है, सबसे बड़ी बात। आमतौर पर जो छोटे फ़्लाइट्स होते हैं, छोटे हवाई जहाज़ होते हैं, उसमें डबल इंजन कम ही होते हैं, लेकिन ये डबल इंजन फ़्लाइट थी, तो एक तरह से देखा जाए तो एक बैकअप भी था इस प्लेन के साथ। और दूसरा ये कि बोइंग 777 का जो क्वालिटी चेक है या जो उसके मानक है, उस तरह के स्टैंडर्ड के साथ, उस सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ इस प्लेन को डिज़ाइन किया गया है और इस प्लेन को बनाया जाता है। ऐसा भी तथ्य सामने आए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। और इस प्लेन को कनाडा की एक कंपनी बोम्बार्डियर एयरोस्पेस बनाती है, और ये प्लेन, इस प्लेन का मैन्युफैक्चरिंग अब तो बंद हो चुका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी प्लेन अभी उड़ रहे हैं इस मॉडल के, लियरजेट 45 के, जो उनके ऑपरेटर्स हैं, अगर उनके हवाले से हम इसकी बात करें तो उनका ये कहना है कि 100% सेफ़ हैं और सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही वो फ़्लाइट्स जो है वो उड़ाई जाती है। तो जो VSR नाम की जो कंपनी है, जो इस फ़्लाइट की ओनर है, उस कंपनी के मालिक से हमारे साथियों ने, पत्रकारों ने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि फ़्लाइट जो है वो 100% सेफ़ था और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेक्निकल ग्लिच होने की बात नहीं है। हालांकि वो भी ये कह रहे हैं कि खैर, मेरे बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस मामले की जांच हो रही है, DGCA की तरफ से एयर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेट करने वाली जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, तो उस एजेंसी को ये जांच करने देना चाहिए और उसके जो फाइंडिंग्स होंगे वो फाइंडिंग्स सबके लिए मान्य होंगे। तो जो इस मामले का
एक पार्टी है, यानी एक तरह से देखा जाए तो जवाबदेह है इस एक्सीडेंट के लिए। अगर वो कंपनी, उस कंपनी के मालिक इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एजेंसीज़ की जांच जो है वो कितनी ज़रूरी है और उस जांच से हमें कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। अब सवाल है कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। तो इसके पीछे जो शुरुआती वजह समझ में आ रही है, कोई अभी तक ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं आई है, वो ये कि वो चूंकि वो पहाड़ी इलाकों से होता हुआ, जहाँ पर ये प्लेन बारामती में एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, वो पहाड़ी इलाकों से होता हुआ वहाँ तक पहुँचा था और उस पूरे एरिया में काफ़ी कोहरा या धुंध की स्थिति है, जिसकी वजह से शायद इस फ्लाइट को वहाँ लैंड करने में दिक्कत हुई। पहली बार जब पायलट ने इस फ्लाइट को टच डाउन कराने की कोशिश की तो शायद उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं हो पाया या विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एयरपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने पहली बार लैंड करने का जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, उसे कैंसिल कर दिया और वो फिर से ऊपर उड़ गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी कोशिश की और दूसरी कोशिश में ये हादसा हो गया। जिन लोगों ने हादसे की तस्वीरें देखी या जिन लोगों ने उस मंज़र को कैप्चर किया, उनका ये कहना है कि हवा में ही इस फ्लाइट की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और वो बिल्कुल गड़गड़ाती हुई नीचे आई और आग के गोले में तब्दील हो गई। जो आसपास मौजूद लोग थे वो इस हवाई हादसे का शिकार होने वाले लोगों को बचाना चाहते थे, उसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि वो उसके पास जा नहीं पाए। और बाद में पता चला कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अजीत पवार, जो एनसीपी के नेता हैं, उनको लेकर मुंबई से चला था और बारामती में अजीत पवार लैंड करने वाले थे। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया कि वो हवाई हादसा जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में हुआ और लैंडिंग के दौरान हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि एक्सीडेंट के रीज़न्स क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर टेक्निकल रीज़न की बात करें तो जो इस प्लेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी है, जिसने ये प्लेन मतलब जो किराए पर देती है, उस कंपनी का ये कहना है कि इसके पीछे कोहरे जैसी बात हो सकती है, क्योंकि जो फ्लाइट चला रहे थे, मतलब फ्लाइट जो उड़ा रहे थे मेन पायलट सुमित कुमार, उनके पास 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस है और हर तरह की फ़्लाइट वो उड़ाते रहे हैं। और इसी तरह उनकी जो को पायलट है शांभवी पाठक, वो भी इस हादसे का शिकार हुई, उनके पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस है। तो शांभवी के एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स उनके सीनियर के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन जो सीनियर पायलट हैं सुमित कुमार, वो 16,000 घंटे फ्लाई कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना लंबा तजुर्बा है। ऐसे में वो कोई एरर करेंगे, इस तरह की संभावना बहुत कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एरर नहीं हो सकता, ह्यूमन एरर कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद ये ह्यूमन एरर नहीं बल्कि विजिबिलिटी का इशू था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। सिर्फ कंपनी के जो मालिक है वही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दूसरे एविएशन एक्सपर्ट भी इस तरह की बात कह रहे हैं। रही बात दूसरे टेक्निकल ग्लिचेस की, तो उन बातों से भी तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। और वो फाइनल रिपोर्ट जब कंप्लीट एयरक्राफ्ट को बारीकी से उसका मुआयना किया जाएगा, ब्लैक बॉक्स में जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसको जब डेटा रिकॉर्डर को जब चेक किया जाएगा, जो ऑडियो रिकॉर्डर है ब्लैक बॉक्स का, उसमें पायलट की आपस में आखिरी वक्त पर जो बातचीत हो रही है या फिर वो एटीसी से अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए जो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, वो सारी बातें जब सुनी जाएंगी तब पता चलेगा कि उनको एग्जैक्टली फ़्लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही थी और कैसे ये हादसा हुआ। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले में बहुत सारे तथ्यों का सामने आना बाकी है, लेकिन जो भी ये घटना हुई है वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को लेकर साजिश का इशारा किया जा रहा है वो भी अपने आप में कोई कम चौंकाने वाली बात नहीं है, कम शॉकिंग नहीं है। आप इस घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश जैसी चीज़ हो सकती है, जैसा कि इशारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं? आप अपनी राय इस घटनाक्रम को सुनने के बाद इस पेशकश के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी राय भी रखें, और मैं जब कल किसी और क्राइम स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा तो कुछ आप लोगों के राय और कमेंट्स पढ़ने की भी कोशिश करूंगा और उनका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं इस पेशकश को ख़त्म करूं, हमारी एक परिपाटी है, मैं रोज़ क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कोई ना कोई खबर लेकर आप लोगों के लिए आता हूं, और उन स्टोरीज़ पर जो लोग कमेंट्स करते हैं उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स और नाम जो है वो पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। तो आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं और कुछ सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से आगरा में
एक लड़की का कत्ल खुद उसी के बॉयफ्रेंड ने कर दिया और इसके बाद वो पुलिस को और लड़की के घर वालों को धोखा देने के लिए बड़ी तगड़ी एक्टिंग करता रहा, लड़की को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। लेकिन उसकी एक ऐसी गलती थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। क्या थी वो गलती और कैसे उसने उस भयानक मर्डर को अंजाम दिया? अगर आप सुनना जानना चाहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां समझना चाहते हैं, तो उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। घोर कलयुग के नाम से पायल जैन ने कमेंट किया है। सच्चिदानंद श्रीवास्तव ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड हत्यारा है वो आदमी जिसने कत्ल किया है। जगदीश चांडेगड़ा जी रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। विनय ने समझदारी से काम नहीं किया, विनय भी उतना ही कसूरवार है, उसे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, अगर लव अफेयर में कोई धोखा भी देता है या ब्रेकअप्स भी होते हैं किसी वजह से भी हो, तो आउट ऑफ इमोशन में आकर मरने मारने की बात करना या कानून तोड़ने जैसी हरकत करना, वो हमेशा हमेशा के लिए किसी की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने इमोशंस को काबू में रखे, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। और इसके अलावा टाइम टू टेक रिवेंज के नाम से एक आईडी है, ये आईडी भी अपने आप में अद्भुत है और इन्होंने कमेंट भी जो है वो बहुत ही नेगेटिव किया है, मतलब अगेंस्ट द लॉ किया है। तो मैं उस कमेंट को पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन थैंक्स फॉर कमेंट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉजिटिव कमेंट कीजिए दोस्त। अपराध को बढ़ावा देने वाली बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि लड़की की भी गलती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए। मारुति शंकर चौबे ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जानकारी ही सुरक्षा है और अगर इंसान सावधानी से काम नहीं लेगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी। राजकुमार ने भी कमेंट किया है। सचिन गुंडा का कमेंट है। इसके अलावा सुरेश गोंड ने कमेंट किया है। ये सुरेश राणा करनाल हरियाणा वाले लिखा है, इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। शैलेंद्र सिंह ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि स्टोरी काफ़ी वेल नैरेटेड थी, कल्प्रिट को जो है वो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, यानी उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। महेश माही ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भामदू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। अनिल जॉन का कमेंट है, टाइम विनय के पीछे, अच्छा, टाइम रहते विनय को पीछे हट जाना चाहिए था, इन्होंने कहा है। मतलब जिस आउट ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर या आउट ऑफ इमोशन जिस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, अनिल जॉन का ये कहना है कि उसे अपने आप को वक्त रहते अलग कर लेना चाहिए था, मर्डर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, आपका जो कमेंट है उससे मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। यही हल बनता है इस तरह के मामलों का। कत्ल करना या कोई अपराध करना वो सही नहीं है। जॉनीज़ फ्री कोर्स के नाम से एक आईडी है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि कलयुग अपने चरम सीमा पे है? जी, लगता है। जिस तरह की अपराध की घटनाएं होती हैं और जिस तरह लोग मासूम और बेगुनाह लोगों को भी नहीं बख्शते हैं, उसे देखकर तो लगता है कि कलयुग चरम पर है। संदीप सिंह ने भी कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि लोकेंद्र जी कहाँ हैं। लोकेंद्र जी जो मेरे फॉर्मर कलीग थे और मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो इन दिनों किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जाहिर है, वंस ए जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। अभी भी वो जर्नलिज्म कर रहे हैं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। पल्लवी की दुनिया के नाम से एक आईडी है। उन्होंने कहा है कि किसी की जान लेना सही नहीं है, ठीक उसी तरह भावनाओं को आहत करना भी सही घटना नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावनाओं को आहत करना को कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर सपोज़ भावनाएं आहत हो भी जाती हैं जाने अनजाने या डेलिबरेटली, तो भी कत्ल करना जो है वो तो गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा पाप भी है। तो इसीलिए कत्ल करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, मारना पीटना, मेरे हिसाब से इस चीज़ से बचना ही ठीक है। और किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने ऐसा कर दिया। सिर्फ आत्मरक्षा में जो है आप किसी पर हमला कर सकते हैं और उसमें जान भी चली जाए तो कानून आपको इस बात की छूट या इजाज़त देता है कि आप अपने आप को डिफेंड करें कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन आपको प्रूव भी करना होगा कि आपकी जान पर खतरा था। ऐसा नहीं कि आपने मार दिया और रैंडमली जाकर बता दिया मेरे तो जान को खतरा था, ऐसा नहीं है। तो आत्मरक्षा में किया गया हमला जिससे अगर किसी की मौत हो जाए तो कुछ रियायत मिलने की गुंजाइश है। अदरवाइज़ आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हार्म भी नहीं कर सकते और जान तो कतई नहीं ले सकते। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो बातें मैंने अजीत पवार के एयर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप लोगों को बताई, उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।